हेलो दोस्तों, बिल्कुल ठीक पढ़ा आपने। हम एक्सेल को मास्टर करने वाले हैं 60 मिनट के अंदर। तो ये हम प्रैक्टिकल अप्रोच से करेंगे। आपको ये वर्कबुक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहले क्या करना है, आपको वीडियो को पॉज करना है, इस वर्कबुक को सॉल्व करना है। चलो भाई। देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो इसमें मल्टीपल क्वेश्चंस है। फिर टास्क शीट 1 पे आपको अराउंड 8 क्वेश्चन दिखेंगे। फिर टास्क शीट 2 पे आपको और 8 क्वेश्चन दिखेंगे। इसमें मल्टीपल टॉपिक्स कवर हुए हैं। आप देख सकते हैं जो टॉपिक्स, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें कवर किए गए हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, इसको सॉल्व करना है, एंड देन फर्दर हम साथ में मिलके एक्सेल के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको समझेंगे, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो क्या नाचूं मैं? एंड इसमें मैं आपको एक्सेल के बेसिक्स भी बताऊंगा, कीबोर्ड शॉर्टकट्स भी बताऊंगा, और कीबोर्ड शॉर्टकट्स भी वो वाले होंगे जो यूज़फुल होंगे, जो हम डे टू डे यूज़ करते हैं। कंट्रोल एंड कंट्रोल सी, कंट्रोल वी तो आपको पता ही होगा। तो इसमें थोड़े एडवांस्ड कीबोर्ड शॉर्टकट्स बताऊंगा मैं आपको। तो पहले आप इस वीडियो को पॉज करें, जो शीट वर्कबुक आपको दी गई है डिस्क्रिप्शन में, उसको सॉल्व करें, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करें। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक। होपफुली आपने सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करे होंगे। तो हम अब सॉल्यूशन देखेंगे, और जैसा कि मैंने आपको बोला कि हर एक क्वेश्चन हर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करता है। जैसा कि पहला क्वेश्चन है जो कि इंडेक्स टॉपिक को कवर कर रहा है। तो इसमें बोला गया है, फाइंड आउट द कॉल्स अटेंडेड बाय एडवर्ड मार्टिनेज यूजिंग इंडेक्स फंक्शन। तो हमें इंडेक्स फंक्शन का यूज़ करना है इसमें। और ये एरे पूछ रहा है, तो हम इसमें एरे प्रोवाइड कर देंगे। तो भाई मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये रो नंबर पूछ रहा है, तो रो नंबर के लिए एडवर्ड का रो नंबर 8 है, एंड कॉलम नंबर हमें इसमें कॉल्स फाइंड आउट करना है। तो कॉल्स का जो है वो बी है, और बी फर्दर ट्रांसलेट होता है टूप्स पे। तो हमारा सेकंड कॉलम हो गया। तो आप देख सकते हो 226, एडवर्ड ने 226 कॉल्स अटेम्प्ट पिक करे हैं। लेट्स सी, लेट्स वेरीफाई द रिजल्ट्स। आप देख सकते हो एडवर्ड एडवर्ड ओवर हियर 226। तो मैंने यहाँ पे कोई मैनुअल इनपुट नहीं करा। 226 यहाँ पे मैंने रो नंबर प्रोवाइड करा है, कॉलम नंबर प्रोवाइड करा है, एंड वी हैव द रिजल्ट। इंडेक्स इतना यूज़ नहीं होता है, क्यों नहीं होता है वो आपको भी फर्दर पता चल जाएगा। अब मैं मैच फंक्शन का यूज़ करता हूँ। तो मैच फंक्शन के दो यूज़ हो सकते हैं। एक कि हमारे पास अराउंड 10,000 20,000 एंट्रीज है, उसमें पता करना है कि ये पर्टिकुलर वैल्यू या पर्टिकुलर सब एरे या सब सबसेट उस टेबल में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। उसके लिए हम मैच फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये उस लोकेशन भी प्रोवाइड करता है कि कौन से लोकेशन पे ये वैल्यू है। तो जैसे कि हमारे पास जो टेबल है उसमें हमारे पास अराउंड 50 एंट्रीज है, एंड मेरे को इसमें फाइंड आउट करना है कि लीज़ा, पहले तो लीज़ा एग्जिस्ट करती है या नहीं, एंड सेकंड करती है तो कौन से लोकेशन पे करती है। तो इसके लिए मैं मैच फंक्शन का यूज़ करूँगा। मैच अगेन, लुकअप वैल्यू हमारी लीज़ा टेलर है। लुकअप एरे में हम नेम प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हम नेम से मैच कर रहे हैं, और मुझे चाहिए एग्जैक्ट मैच, और एग्जैक्ट मैच के लिए हम जीरो का यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हो लीज़ा टेलर 18th नंबर पे है। तो अगर मैं 18th नंबर पे जाऊँ तो आप देख सकते हो लीज़ा टेलर। तो इस तरीके से इंडेक्स और मैच फंक्शन वर्क करता है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि इसकी कुछ लिमिटेशन है, आपको मैनुअली रो नंबर कॉलम नंबर प्रोवाइड करना पड़ रहा है, तो ये ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है हमारे लिए। तो हम क्या करेंगे, इंडेक्स और मैच दोनों को कंबाइन कर देंगे। तो वो कैसे करेंगे आप, हम देखते हैं यहाँ पे। तो हमें पहले थॉमस विलियम्स का कॉल्स फाइंड आउट करना है, देन उसका एएसटी, एंड एसी मिशेल एंड एंथनी का भी करना है। तो भाई देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो करना, करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? पहले मैं इंडेक्स लगाऊंगा, फिर हम इसको एरे प्रोवाइड कर देंगे जैसे मैंने लास्ट टाइम करा था। और यहाँ पे हमें रो नंबर प्रोवाइड करना है। अब रो नंबर के लिए मैं मैच का यूज़ कर सकता हूँ। आपको पता है, अभी हमने जस्ट देखा कि मैच आपको उसकी लोकेशन प्रोवाइड करता है। तो लुकअप वैल्यू हमारा थॉमस है, लुकअप एरे हमारा होगा नेम, अगेन नाम में हम ढूंढ रहे हैं, और मैच टाइप हमारा होगा एग्जैक्ट मैच। ठीक है, H11 पता नहीं कहाँ से आ गया, एग्जैक्ट मैच। तो ये हमारा मैच हो गया। अब हमें कॉलम के लिए भी मैच लगाना है, तो हम इसमें दो बार मैच लगाते हैं, एक बार रो के लिए, दूसरी बार कॉलम मैच करने के लिए। कॉलम में हमें कॉल्स ढूंढना है, क्योंकि यहाँ पे तो आपको दिख रहा है सिर्फ 3 या 4 कॉलम है, लेकिन कुछ टेबल्स में अराउंड 100 150 और कभी कभार तो 700 800 कॉलम्स भी होते हैं। तो उस केस में ये बहुत हेल्पफुल होता है। तो मैं यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब हमें फिर से एग्जैक्ट मैच चाहिए, ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पे थॉमस ने कितने कॉल्स लिए, 242। तो हम देख लेते हैं भाई थॉमस कहाँ पे, अब थॉमस को ढूंढना होगा।
कहीं तो होगा थॉमस, तो हम इसके लिए फाइंड का यूज़ कर लेते हैं। भाई थॉमस अपनी लोकेशन बता। ओके, ये कोई और थॉमस आ गया, थॉमस रॉबर्ट्स एंड थॉमस विलियम्स, दोनों नीचे ही है थॉमस। तो ये एक ने लिया 253, एक ने लिया 242, तो थॉमस विलियम्स ने लिया 242, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अब अगर मैं इसी को ड्रैग करूं नीचे और साइड में तो क्या होगा? ठीक है, मैंने यहाँ तक इसको ड्रैग कर दिया। हमें कोई रिजल्ट नहीं आया इसमें, AST इसने प्रोवाइड कर दिया, बहुत ही बढ़िया, लेकिन यहाँ पे हमें NA आ रहा है, एरर थ्रो कर रहा है ये हमें। तो अगर मैं टॉपिक्स में वापस आऊँ तो आप यहाँ पे देखोगे सेल रेफरेंसेस। अब सेल रेफरेंसेस एब्सोल्यूट होते हैं, रिलेटिव होते हैं। इसका क्या मतलब है? तो मैं किसी भी सेल पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको दिख रहा है C3। C3 का क्या मतलब है? C कॉलम है एंड थर्ड रो है, राइट। अब ये क्या हो गया? ये रिलेटिव हो गया एक तरह से। रिलेटिव को हम एब्सोल्यूट कैसे बनाते हैं? तो चलिए वापस इसी क्वेश्चन पे चलते हैं। रिलेटिव का यहाँ पे क्या मतलब है? जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे ये A1 D51 है, नीचे जाता है तो ये A2 D52 हो जाता है। तो जैसे जैसे सेल मूव कर रहा है वैसे वैसे टेबल भी मूव कर रहा है। ये हो गया रिलेटिव कॉन्सेप्ट। लेकिन हमें इस केसेस में कुछ को एब्सोल्यूट बनाना होता है, कुछ को मिक्स्ड बनाना होता है। मिक्स्ड का क्या मतलब है? रिलेटिव भी है और एब्सोल्यूट भी है। अब हम एब्सोल्यूट का क्या मतलब है? यहाँ पे हम फिक्स कर देंगे वैल्यू या टेबल को। तो इस केस में टेबल तो फिक्स होगी, राइट। तो इसको मैं एब्सोल्यूट बना देता हूँ। अब एब्सोल्यूट बनाने के, या तो आप डायरेक्ट मैनुअली डॉलर एंड इनपुट करो यहाँ पे, या दूसरा तरीका है आप इस पे क्लिक करो और F4 प्रेस कर दो। कुछ लैपटॉप्स या पीसी में आपको फंक्शन की के साथ F4 प्रेस करना होगा, तो आप ध्यान में रखना। तो आप देख सकते हो मैंने इसको एब्सोल्यूट बना दिया। अब F11 में हमें मिक्स्ड रेफरेंसिंग यूज़ करनी होगी। क्यों करनी होगी? क्योंकि आप देख सकते हो इसमें रो तो मूव कर रहा है, राइट। रो मूव कर रहा है तो रो को हम फिक्स नहीं करेंगे, हम सिर्फ कॉलम को फिक्स करेंगे इस केस में। तो यहाँ पे मैंने कॉलम को फिक्स कर दिया। अब अगेन टेबल तो फिक्स होगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। हम कॉलम में चलते हैं। कॉलम में क्या होगा? रो फिक्स्ड होगी और कॉलम मूव करेंगे। तो मैंने भाई 10 को फिक्स कर दिया, क्योंकि 10 जो है वो फिक्स रहेगा इस केस में। अगेन हम जो हमारा एरे है उसको फिक्स कर देते हैं, और ये हो गया। अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ, ठीक है, 261,319 एंड, तो यहाँ पे ये काम नहीं करा। अब ये भी देख लेंगे हम क्यों नहीं कर रहा है भाई, है ना। घबराने की कोई बात नहीं है, ये भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने टेबल फिक्स कर दिया है, F11। तो आप यहाँ पे देखोगे टेबल हमारा मूव हो चुका है, राइट। और ये हमें नहीं चाहिए था भाई। मूव कैसे हो रहा है तो वापस चलते हैं अपने ओरिजिनल फॉर्मूला पे, और यहाँ पे देखोगे तो ढंग से ये लगा ही नहीं है, दोनों फ्रीज नहीं हुए, मिक्स्ड बन चुका है वो। तो मैं वापस से इसको फ्रीज करूँगा, क्योंकि फॉर्मूला हमारा करेक्ट है नहीं। सिमिलर ओवर हेयर, हमें दोनों को फ्रीज करना है, यहाँ पे दोनों को एब्सोल्यूट बनाना है। तो अब हमने वो कर दिया है, और फिर से मैं ड्रैग करता हूँ और इधर, तो आप देख सकते हो अब ये सही से काम कर रहा है। तो यहाँ पे गलती क्या थी? मैंने F4 प्रेस करा था। अगेन F4 क्या करता है? अगर आप मल्टीपल टाइम्स प्रेस करोगे तो ये डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन आपको प्रोवाइड करता है। जैसे इस बार दोनों को, रो कॉलम दोनों को उसने एब्सोल्यूट बना दिया। इस टाइम पे उसने रो को बनाया है, इस टाइम पे इसने कॉलम को बनाया है, और एक बार वापस प्रेस करूँ तो इसने दोनों को ही रिलेटिव बना दिया। वापस मैं F4 प्रेस करता हूँ तो इसने एब्सोल्यूट बना दिया। तो आप, ये भी एक लर्निंग है कि मल्टीपल F4 प्रेस करने पे आप एब्सोल्यूट से मिक्स्ड, मिक्स्ड से रेफरेंसिंग, ऐसे आप कॉम्बिनेशन, डिफरेंट कॉम्बिनेशन आपको आ जाएगा, और आपको जो चाहिए होगा वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये हमारा एक और हो गया इंडेक्स मैच। बहुत ही, अगेन इंडेक्स मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, एंड इंटरव्यू में ये एक तरह से फेवरेट क्वेश्चन होता है कि भाई इंडेक्स मैच तो पूछना ही पूछना है, और ये एक तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो ये आप एक बार ढंग से समझ लीजिए। इसमें एब्सोल्यूट और रिलेटिव रेफरेंसेस को भी अच्छे से समझना है, तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं अगर आपको कुछ डाउट है इसमें। नाउ वी लुकअप अगेन। इंडेक्स मैच ठीक है, इंडेक्स मैच डिफिकल्ट माना जाता है, लेकिन वी लुकअप रिलेटिवली इजी है। वी लुकअप एक तरह से एक्सेल का सिनोनिम कह सकते हो आप। जब भी आप कहीं पे भी एक्सेल सुनोगे तो वी लुकअप आएगा ही आएगा। तो वी लुकअप इतना पॉपुलर क्यों है वो अभी हम देखेंगे, और वी लुकअप पहले करता क्या है। अगेन मैं इंडेक्स मैच इनका डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ आपको, आप गूगल कर सकते हो। मैं आपको इसकी वर्किंग बता रहा हूँ। लेकिन वी लुकअप एक तरह से सिनोनिम है, तो मैं वी लुकअप करता क्या है पहले ये। तो वी लुकअप क्या करता है? आप जो वैल्यू उसको प्रोवाइड कर रहे हो,
लेट्स से यहाँ पे मैंने सूजन प्रोवाइड करा, तो ये क्या करेगा, टेबल में जाएगा, टेबल में उस वैल्यू को ढूंढेगा, और जो मैंने कॉलम नंबर प्रोवाइड करा है उसमें जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू होगा वो मुझे प्रोवाइड कर देगा। एग्जाम्पल, मैंने ये सूजन दिया एंड ये मेरे पास टेबल है, तो इसे ये क्या करेगा, ये नीचे जाएगा, सूजन को ढूंढेगा, और लेट से मैंने 3 कॉलम नंबर प्रोवाइड करा है, तो तीसरे में जो सूजन के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी वो मुझे प्रोवाइड कर देगा। जैसे मैं सूजन पे जाऊँ, तो सूजन में तीसरे कॉलम में 450.72 वैल्यू है, तो ये मुझे प्रोवाइड कर देगा। तो ये वर्टिकली सर्च करता है वैल्यू को, लाइक इन टेबल बेस्ड ऑन योर इनपुट। लेट्स यूज द फॉर्मूला नाउ। मैंने व्यू लुकअप लगाया है, लुकअप वैल्यू अगेन सूजन होगा, टेबल एरे हमारा हो जाएगा, ये टेबल है हमारे पास। अगेन मैं टेबल को ऐसे भी सिलेक्ट कर सकता हूँ अगर नीचे कोई वैल्यू नहीं है, अगर टेबल के नीचे अगेन हमारे पास कोई और टेबल है तो मैं इस तरीके से टेबल को सिलेक्ट नहीं करूँगा, फिर हम जो टेबल की रेंज है वही सिलेक्ट करूँगा, लेकिन यहाँ पे मैंने पूरा सेलेक्ट कर दिया, पूरा कॉलम सेलेक्ट करा है, तो ये भी एक तरीका है। अब कॉलम इंडेक्स नंबर, भाई कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा हमें चाहिए ए से आप देखोगे डी में, डी का मतलब 4, और हमें एग्जैक्ट मैच, तो भाई 6.11 सूजन का ए एस है। एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं सूजन पे जाके, तो भाई ये है, और 6.11 एकदम सही। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है अगेन, जो कि मैं आपको बताऊंगा। एक बार मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या हमें एब्सोल्यूट बनाने की ज़रूरत है, एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे ही मैंने इसमें गया तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने टेबल में कॉलम्स डाल दिए ए टू डी, आप देख सकते हो यहाँ पे भी ए टू डी है, नीचे जाऊंगा तो यहाँ पे भी ए टू डी है। तो इस केस में हमें किसी को भी एब्सोल्यूट बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप नीचे देख सकते हो एन एरर आ रहा है, राइट। तो अगर मैं टॉपिक्स में वापस जाऊँ तो आप देखोगे वी हैव अ फ्यू एरर हैंडलिंग एज वेल, तो वी हैव इफ एनी एंड देन इफ एरर। तो वी लुकअप के साथ हम इफ एन ए का यूज़ करते हैं, जहाँ पे भी आपको डायरेक्ट एन ए आपको लग रहा है कि एन ए एरर थ्रो करेगा, तो आप यहाँ पे इफ एन ए का यूज़ कर सकते हो। तो मैं अगर इफ एन ए का यूज़ करूँ, अगेन हम जनरल सॉल्यूशन बना रहे, स्पेसिफिक नहीं कि भाई जहाँ एरर आया वहीं पे हम लगाएंगे फॉर्मूला, तो मैं जनरल सब में ही लगा देता हूँ ये। तो इफ एन ए अगर आता है तो हमें यहाँ पे लिखना है नोट फाउंड, नहीं मिला, सिंपल सी बात है, तभी तो एरर थ्रो कर रहा है वो। अब इससे क्या होगा, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ एन ए एरर आपको नोट फाउंड, या आपके मर्जी से अगर आपको नो डालना है तो आप नो आउटपुट दे सकते हो। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ एरर आपके पास नोट फाउंड लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं वापस टॉपिक्स में जाऊँ तो इफ़ एन ए भी है और इफ़ एरर भी है, दोनों में अंतर क्या है, इफ़ एन ए स्पेसिफिक केसेस है जहाँ पे सिर्फ एन ए एरर आता है, बट इफ़ एरर ऐसे केसेस में भी आप लगा सकते हो जहाँ पे कोई भी एरर आ सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं जाऊँ और मैं यहाँ पे 1/0 करूँ, तो यहाँ पे div 0 एरर आ गया। अब मैं लेट से इसी में इफ एन ए लगाने की कोशिश करता हूँ, तो क्या होगा, और यहाँ पे मैं नो डाल देता हूँ एक ये कोई, लेकिन यहाँ पे स्टिल div 0 आया है, क्यों, क्योंकि इफ एन ए सिर्फ एन ए एरर में ही आएगा, लगा सकते हैं हम। अब मैं यहाँ पे इफ एरर लगा के देखूँ तो इफ एरर वैल्यू हमारे पास है 1/0, एंड वैल्यू इफ एरर एरर आएगा तो हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, कैन नॉट डिवाइड बाय 0, ठीक है। लॉजिकल है एकदम, डिवाइड हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, ड्यू टू सम रिक्वायरमेंट आप 0 से डिवाइड कर रहे हो या फिर मिस्टेक की वजह से, तो आप वहाँ पे इफ एरर यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे आपको एक एरर थ्रो हो जाएगा जो आपने इनपुट दिया वो, तो यहाँ पे सिंपल आ रहा है, इंस्टेड ऑफ डिवाइड 0 एरर आपको यहाँ पे लिख देगा, क्योंकि कुछ लोगों को वो div 0 एरर समझ नहीं आएगा वो उसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे आप सिंपल लिख सकते हो कैन नॉट डिवाइड बाय 0, ठीक है। चलते हम अब टॉपिक्स पे एक बार और देख लेते हैं हमने क्या क्या कवर कर लिया है। हमने इंडेक्स मैच कवर कर लिया है, हमने सेल रेफरेंसेस कवर कर लिया है, तो वापस हम एच लुकअप पे चलते हैं अब। तो वी लुकअप हो चुका है, नेक्स्ट है एच लुकअप, एंड अगेन एच लुकअप इज सिमिलर टू वी लुकअप, लेकिन वी लुकअप इतना पॉपुलर क्यों है मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो एच लुकअप क्या करता है, हॉरिजॉन्टली लुकअप करता है, लेट से ऐसे अगर डाटा है तब एच लुकअप का यूज़ होता है, और वी लुकअप क्या करता है, वी लुकअप ऐसे डाटा में फाइंड आउट करता है वर्टिकली, आपको पता है वी का मतलब वर्टिकल एंड एच का मतलब हॉरिजॉन्टल, राइट।
एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में जो डाटा होता है वो वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड होता है। बहुत ही रेयर केसेस में आपको डाटा लाइक हॉरिजॉन्टली फॉर्मेटेड मिलेगा। तो यहाँ पे भी देख सकते हो मैं क्या कर रहा हूँ, एच लुकअप को वर्टिकली ऑर्गेनाइज डाटा में यूज़ करने वाला हूँ, जो कि अगेन रिकमेंडेड नहीं है, बट टू शो यू गाइस मैं इसको यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो लेट्स अगेन अप्लाई एच लुकअप। हमारे पास लुकअप वैल्यू यहाँ पे क्या है, हम किसको ढूंढ रहे हैं भाई, कॉल्स को ढूंढ रहे हैं। टेबल अरे अगेन सेम। अब यहाँ पे डिफरेंस आपको पता चल रहा होगा, वहाँ पे क्या मांग रहा था वो कॉलम का इंडेक्स नंबर, यहाँ पे क्या मांग रहा है रो का इंडेक्स नंबर। और डैनियल अगर मैं देखूँ तो डैनियल हमारा कौन से रो में है, डैनियल है हमारा 5th रो में। तो भाई मैं 5th इनपुट दे दूंगा और अगेन फिर से एग्जैक्ट मैच। ठीक है, 194 कॉल्स लिए डैनियल ने। अब यहाँ पे हमें एब्सोल्यूट बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। तो मैं F4 दबा देता हूँ, यहाँ पे भी F4। अब F20 में हमें कुछ भी एब्सोल्यूट बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो ठीक है मैं ड्रैग करता हूँ और हमारे पास AST भी आ गया, ASC भी आ गया। आप देख सकते हो, एक बार आप वेरीफाई भी कर सकते हो, 606 एंड 5.97। तो इस तरीके से आप एच लुकअप का यूज़ करते हो। अगेन आपको आंसर मिल गया होगा वी लुकअप इतना पॉपुलर क्यों है एंड एच लुकअप क्यों नहीं है। रीज़न यही है कि मोस्टली जो डाटा होते हैं वो वर्टिकली अलाइंड होते हैं और वर्टिकली फॉर्मेटेड होते हैं। एच लुकअप इसलिए ज़्यादा यूज़ नहीं हो पाता है क्योंकि हॉरिजॉन्टली बहुत ही कम डाटा आपको देखने को मिलेगा। अगेन यहाँ पे मैं इनकी फॉर्मेटिंग कर सकता हूँ, तो मैंने इन दोनों को सिलेक्ट करा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो डेसिमल तो पहले से ही है, यहाँ पे आप देखोगे तो इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल, राइट। तो हमें डिक्रीज करना है, हमें 2 तक ले जाना है, तो मैं 2 तक ले जाता हूँ। दो तरीके यहाँ पे अगेन, एक तो ये हो गया जो मैंने करा है, दूसरा तरीका है राउंड फंक्शन का यूज़ कर सकता था मैं। तो अगर मैं राउंड लूँ, नंबर लूँ और हमें 2 तक चाहिए, तो राउंड फंक्शन का भी यूज़ कर सकता हूँ मैं। तो ये भी अगेन एक लर्निंग है आपके लिए कि आप राउंड फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हो, या फिर यहाँ पे जाके आप इंक्रीज कर सकते हो डेसिमल या फिर डिक्रीज कर सकते हो, राइट। तो अब हम एक्स लुकअप पे चलते हैं। अब वी लुकअप की एक लिमिटेशन थी, राइट। मैंने आपको कहा था कि वी लुकअप की एक लिमिटेशन है, तभी हम इंडेक्स मैच और एक्स लुकअप का यूज़ करते हैं। अगेन आपको पता है इंडेक्स मैच भी सर्च ही कर रहा है, तो भाई लिमिटेशन क्या है वी लुकअप की यहाँ पे। तो वी लुकअप की यहाँ पे ये लिमिटेशन है कि आप वी लुकअप क्या करते हैं, टेबल में पहले कॉलम के बेसिस पे ही सर्च करता है। लेट्स से अगर पहला कॉलम नेम है, तो अगर मैं सूजन को ढूंढ रहा हूँ तो वो पहले कॉलम में ही होना चाहिए वो। एंड अगेन ये सर्च करता है लेफ्ट टू राइट, कभी भी ये राइट टू लेफ्ट सर्च नहीं करता, जो कि इसकी एक लिमिटेशन है। अगर मान लो नेम हमारा बीच में होता, लेट्स से बी और सी के बीच में होता, और हम फिर कॉल्स फाइंड आउट कर रहे तो होते जो कि ए में है, तो ये हमें कोई एरर प्रोवाइड करता है, ये हमें फाइंड आउट करके नहीं देता। तो ये एक इसकी लिमिटेशन है कि भाई लेफ्ट में होना चाहिए कॉलम जिस पे हम वैल्यू सर्च कर रहे हैं। जैसे बेटी हॉल है तो वो लेफ्ट में होनी चाहिए, लेफ्ट मोस्ट कॉलम होना चाहिए, राइट। जैसे कि हमने यहाँ पे अप्लाई भी करा था, तो हम M11 सर्च कर रहे हैं A to D में, तो M11 जो है वो लेफ्ट मोस्ट कॉलम है, ओके। तो ये इसकी लिमिटेशन है। अब एक्स लुकअप क्या करेगा, तो एक्स लुकअप के लिए हमें बोला गया यूज शीट रो कॉल्स डाटा। तो रो कॉल्स डाटा हमारे पास एक शीट है, इसका यूज़ करना है हमें। तो मैं यहाँ पे एक्स लुकअप का यूज़ करूँगा। एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारी ये है, ठीक है। अगेन लुकअप वैल्यू हमें देना है। अब इसमें बेनिफिट क्या है कि हम लुकअप एरे अलग से सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब लुकअप कॉलम अलग से सेलेक्ट कर सकते हैं और रिटर्न कॉलम अलग से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलते हम लुकअप एरे को ढूंढते हैं, ये हमारा लुकअप एरे है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। रिटर्न एरे है, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें इफ़ नॉट फाउंड अलग से दिया हुआ है। आपको याद होगा हमने वी लुकअप में इफ़ एन ए अलग से यूज़ करा था, लेकिन इसमें इनबिल्ट है। तो अगर इफ़ नॉट फाउंड तो हमें सिंपल लिखना है नोट फाउंड या फिर कुछ भी जो आपको इनपुट देना हो, और हमें चाहिए एग्जैक्ट मैच। तो भाई मार्क जॉनसन को 9256 आईडी असाइंड है, ऐसे ही मैं ड्रॉप करता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप। तो एडवर्ड, मार्गरेट और जो 8443 है वो किसी को भी असाइन नहीं है, तो नोट फाउंड आ गया हमारे पास। तो आप देख सकते हो कितने आसानी से हमने फाइंड आउट कर लिया यूजिंग एक्स लुकअप। तो हमने वी लुकअप देख लिया, एच लुकअप देख लिया एंड एक्स लुकअप भी देख लिया। तो मैं टॉपिक्स पे जाऊंगा
और इसको टिक मार्क कर देता हूँ। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, हाईलाइट डुप्लीकेट्स इन द रो कॉल्स डाटा शीट, क्रिएट अ न्यू शीट विद डुप्लीकेट रिमूव्ड। तो रो कॉल्स डाटा पे जाना है हमें, जहाँ पे अभी हम थे। ठीक है, तो पहले तो हमें एंट्रीज बोली गई है कि कितनी है रो कॉल्स डाटा में, तो हम काउंट कर देते हैं भाई। काउंट ए का यूज़ करेंगे हम, और रो कॉल्स डाटा पे ही जाएंगे हम। अगेन ये रही अपनी एंट्रीज, तो 61 एंट्रीज है, राइट। अब एंट्रीज आफ्टर क्लीन अप, तो पहले तो हमें डुप्लीकेट को हाईलाइट करना है, तो हाईलाइट कर देते हैं भाई डुप्लीकेट्स को। यहाँ पे मैं गया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डुप्लीकेट वैल्यूज, तो आप देख सकते हो कि कुछ अगेन वैल्यूज भी डुप्लीकेटेड होंगी, 328 कहीं पे यूज हो रहा होगा, बट तो हम क्या करते हैं, वैल्यूज को हटा के नेम यूनिक होता है और एजेंट नेम यूनिक होता है, तो हम इन दोनों पे सिर्फ कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाएंगे। ठीक है, कॉल्स अगेन दो बंदे सेम कॉल ले सकते हैं, तो उस पर हम ना लगा के इन दोनों पे लगाते हैं और देखते हैं। तो भाई यहाँ पे भी डुप्लीकेट्स दिख रहे हैं हमें, तो इसने जितने भी डुप्लीकेट्स थे उनको इसने हाईलाइट कर दिया। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन केस है कि बेटी हॉल जो है, एक बेटी हॉल इधर है विद 9245 आईडी, एंड एक बेटी हॉल इधर है विद 9591 आईडी। तो अब हम क्या करेंगे भाई, उसने क्या कहा है क्वेश्चन में कि डुप्लीकेट्स को रिमूव करना है, तो पहले हमने डुप्लीकेट्स हाईलाइट कर लिया, हमें दिख गया, हमें एक बेटी हॉल भी दिख गई जो कि एक एक्सेप्शन केसेस है। तो हम चलते हैं, अगर मैं यहाँ पे ही शॉर्ट एंड फिल्टर लगाऊं, अगर मैं इसको शॉर्ट बाय कलर करता हूँ और शॉर्ट बाय नेम भी कर देता हूँ, वापस से शॉर्ट बाय कलर, तो आप देखोगे बेट्टी हॉल दो है, देन लीजा टेलर, मार्गरेट कार्टर, सैंड्रा मार्टिन, शायरा मिशेल, थॉमस विलियम्स एंड विलियम्स फ्लोर्स। तो ये डुप्लीकेट्स हमारे कुछ डाटा में। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहले हम वापस क्वेश्चन देख लेते हैं, उसमें क्या क्या है, क्रिएट अ न्यू शीट विद डुप्लीकेट्स रिमूव्ड। तो भाई न्यू शीट क्रिएट कर लेते हैं, इसी को डुप्लीकेट पहले बना लेते हैं। ठीक है, ये बन गया हमारा, इसको नाम दे देंगे V2। और इसमें क्या करना है, सिंपल करना है, आपको सिलेक्ट करना है टेबल, डाटा में जाना है, और यहाँ पे आप देख सकते हो रिमूव डुप्लीकेट्स, तो इसका यूज़ कर सकते हैं हम। तो जितने भी डुप्लीकेट्स थे वो रिमूव हो चुके हैं, अपार्ट फ्रॉम बैटी हॉल। बैटी हॉल क्यों नहीं रिमूव हुई है आपको पता है, इनकी लॉगिन आईडी अलग है। लेकिन अगेन आप क्लीन अप का एक और रूल है कि आप ध्यान से देखोगे तो कॉल्स भी सेम है, एसीडी भी सेम है और एसीडब्ल्यू भी दोनों के सेम है। तो ये हो सकता है कि यहाँ पे बाय मिस्टेक लॉगिन आईडी दो बैटी हॉल को असाइन हो गई है, तो ये एक आपकी फाइंड आउट भी है एनालिसिस में कि भाई दो अलग अलग लॉगिन आईडी बैटी हॉल को कैसे असाइन हो रखी है। तो ये आप क्या करोगे, ये फर्दर आप मैनेजमेंट के पास लेकर जाओगे कि ये इशू मेरे को दिखा है, तो या तो ये गलत टाइपो हो सकता है, या फिर सही में असाइंड है, तो वो क्या करेंगे, एक लॉगिन आईडी को किसी और को असाइन कर देंगे या फिर डीएक्टिवेट कर देंगे। तो ये एक तरह से आपकी फाइंडिंग भी है यहाँ पे। तो ये आप क्या कर सकते हो, इसको रेड में हाईलाइट कर सकते हो, ताकि आप या फिर कहीं पर नोट डाउन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे रेड में इसको हाईलाइट कर दूंगा। अभी हम इसको रिमूव नहीं कर रहे, यहाँ पे हमें चाहिए फर्दर क्लैरिफिकेशन फ्रॉम मैनेजमेंट, और जो भी कंसर्न पर्सन होगा इससे उससे हमें फर्दर क्लैरिफिकेशन चाहिए इस केस में। तो यहाँ पे एंट्रीज आफ्टर क्लीनअप में फिर से काउंटे लगाएंगे हम, रो कॉल्स डाटा वर्जन 2, एंड यहाँ पे हम फिर से काउंट करके, तो आफ्टर क्लीनअप हमारे पास 55 एंट्रीज है। अब यहाँ पे क्वेश्चन 8 में कहा गया है, हाईलाइट द टॉप 10 हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉल्स एंड सॉर्ट द टेबल बेस्ड ऑन कॉल्स टू कंफर्म द रिजल्ट। तो भाई हमने सॉर्ट तो अभी करा था, बट अगेन फिर से कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें कॉल्स को, हम कॉल सेलेक्ट कर लेते हैं, और ये क्या कह रहा है, टॉप 10। तो हम अगेन कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल्स, आप देख सकते हो टॉप बॉटम रोज, तो हमें टॉप 10 आइटम्स चाहिए, हमने सेलेक्ट कर लिया। अब देख सकते हो इसने हाईलाइट तो कर दिया, राइट, बट यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है भाई सॉर्ट करके रिजल्ट को कंफर्म भी करना है। तो मैं फिर से फिल्टर लगा देता हूँ, फिल्टर लगाया और यहाँ से मैंने शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना है। और आप देख सकते हो यहाँ पे टॉप 10 आ चुका है, 10 वैल्यू है जिसका एवरेज है 337। तो ये हमारे पास इसने सही हाईलाइट करा है,
तो हमने कंफर्म भी कर दिया रिजल्ट को। तो आप देख रहे होगे अ फ्यू थिंग्स विच आई नीड टू टीच यू हेयर। एक तो है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमने पहले डुप्लीकेट वैल्यूज करा था। अगेन यहाँ से आप डुप्लीकेट कर सकते हो। फिर टॉप बॉटम में यहाँ पे डाटा बार्स है, अगर आपको डाटा बार्स वगैरह चाहिए तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस है जो कि आप प्ले अराउंड कर सकते हो, देख सकते हो। और बहुत ही लाइक अगर हाईलाइट सेल रूल्स करोगे तो ग्रेटर देन, तो इसके नाम में ही आपको तो इसमें स्पेसिफिक किसी में जाने की ज़रूरत नहीं है। इक्वल टू लेट्स से जीरो के इक्वल जितनी वैल्यू उनको हाईलाइट कर दो तो सिंपल, बहुत ही सिंपल सिंपल टर्म्स है यहाँ पे। अगेन आप देख रहे होगे मैंने यहाँ पे टॉपिक्स में शॉर्टकट्स यूजिंग कीबोर्ड शॉर्टकट्स ये भी लिख रखा है, लेकिन आपको मैंने ये अभी तक नहीं बताया। तो एक बार मैं इसको आपको कीबोर्ड शॉर्टकट्स, उससे पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग और डुप्लीकेट्स हमने देख लिया, तो इसको हम ग्रीन टिक कर देते हैं। अब मैं आपको शॉर्टकट्स बता देता हूँ। शॉर्टकट्स के लिए हम चलते हैं किसी भी डाटा में, रो सेल्स डाटा में चलते हैं। तो आप कंट्रोल एंड एरोस कीज का यूज़ जब करोगे तो आप टेबल में मूव कर सकते हो। अगेन यहाँ पे सिर्फ 30 या 31 एंट्रीज है, तो आपको इतना इसमें कोई कॉम्प्लेक्स नहीं लग रहा होगा। लाइक आप सिंपल माउस का यूज़ करके भी मूव कर सकते हो। बट अगेन लेट्स से डाटा सेट आपका इंक्रीज हो जाता है और डाटा सेट में एंट्रीज हो जाती है आपकी 50,000 40,000, तब आप ड्रैग करते ही रह जाओगे। अगेन मैंने इतना ड्रैग करा और मैं 1000 तक भी नहीं पहुंचा हूँ। तो इस केसेस में बहुत ही डिफिकल्ट हो जाते हैं। लेट्स से आप एकदम ही एक्सेल के बॉटम पे आ चुके हो, तो यहाँ पे फिर अगेन आप ट्रैक करते रह जाओगे। तो इससे अच्छा कंट्रोल एंड अपवर्ड एरो की प्रेस करोगे और आप डायरेक्ट टेबल पे पहुंच जाओगे। तो ये अगर आपको एक्सेल शीट में कहीं पे भी मूव करना है तो कंट्रोल प्लस एरो कीज का यूज़ कर सकते हो। अब ये करता क्या है, जैसे मैं बॉटम में हूँ तो ये ब्लैंक को स्किप करेगा और जो इसको पहली वैल्यू मिलेगी वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको पहली वैल्यू मिल गई, इसने ये यहाँ पे आ गया कंट्रोल प्लस एरो की प्रेस करने में। अब अगेन मैं फिर से दबाऊंगा तो यहाँ पे या तो ब्लैंक होना चाहिए या फिर एंड होना चाहिए। जब तक इसको या ब्लैंक या एंड नहीं मिल जाता है ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो ऐसे तो मैंने मूव कर लिया। अब मेरे को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ अगेन कंट्रोल एंड एरोज कीज तो फिक्स है यहाँ पे भी, बस शिफ्ट का और यूज़ करना है। तो कंट्रोल एंड शिफ्ट दबा के अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो मैंने हेडर सेलेक्ट कर लिया। अब मैं बॉटम की प्रेस करूंगा तो मैंने पूरा टेबल सेलेक्ट कर लिया। अब इस तरीके से ये बहुत ही ईजी हो गया। अब लेट्स से मेरे को लास्ट वाला कॉलम नहीं चाहिए, तो मैं कॉलम को छोड़ दूंगा और सिर्फ शिफ्ट एंड एरो की से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो शिफ्ट एंड एरोज की से हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल एंड एरो की से हम मूव करेंगे। तो यहाँ पे मैं शिफ्ट एंड एरो कीज दबा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, सिलेक्ट हो रहा है। कंट्रोल के साथ दबाऊंगा तो एंड तक सिलेक्ट हो जाएगा। तो अगेन आपको ये खुद से यूज़ करना होगा तभी आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। और ये बहुत ही हैंडी है। अगेन ये आपको यूज़ करना ही होगा। क्यों करना होगा, क्योंकि एक्सेल में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको देखा जाता है। लेट से आप अगर क्वेश्चन सॉल्व भी कर लेते हो, बट अगेन आप कितनी जल्दी कर रहे हो और कैसे आप यूज़ कर रहे हो, माउस का आप कितना ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, ये सब चीज़ें देखी जा रही है। तो अगर लेट से आप टेबल में मूव करने के लिए माउस का यूज़ कर रहे हो तो वो आपके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। तो आपको माउस का यूज़ नहीं करना है, आपको यहाँ पे कीबोर्ड का यूज़ करना है। नेक्स्ट टॉपिक में हमारा कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल डी। अब कंट्रोल डी का मैंने यूज़ करा था, आपके मन में भी क्वेश्चन आया होगा बीच बीच में कि भाई मैं कर क्या रहा हूँ, कैसे यू कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। लेट से मैं सिंपल बहुत ही बेसिक उस सेल की वैल्यू मैं इस सेल में लाना चाहता हूँ, तो मैंने कर दिया। अगेन अब मैं टेबल में मूव करना आ गया मेरे को, मैं टेबल में मूव करूँगा, लास्ट में जाऊँगा। कंट्रोल शिफ्ट आपको याद है सिलेक्ट करेंगे, अपवर्ड कैरो मैंने मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे कंट्रोल डी क्या करेगा, इसको फ्लैश फिल कर देगा। तो ये हो चुका है फिल, आप देख सकते हो जितनी भी वैल्यूज थी वो यहाँ पे आ चुकी है। अगेन मैं एक बार और करके दिखा देता हूँ आपको। लेट से मेरे को ए सी डी इसमें चाहिए। अगेन मेरे को एंड में जाना है, तो कंट्रोल बॉटम करके मैं इधर एंड में जाऊंगा, कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि मैं एकदम बॉटम में पहुंच चुका हूँ। तो मैं कोई ऐसी कॉलम ढूंढूंगा जिसमें वैल्यूज़ है और प्रॉपर वैल्यूज़ है, बीच में कोई ब्लैंक नहीं है। तो यहाँ पे मैं अगर ये वाले कॉलम में हमें पता है कि वैल्यूज़ है और बीच में कोई ब्लैंक नहीं है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे कंट्रोल बॉटम की प्रेस करूँगा और बॉटम में पहुँच जाऊँगा। अब यहाँ से सिंपल है कि भाई मैं कंट्रोल शिफ्ट एंड अपवर्ड की प्रेस करूँ, पूरे रेंज को सिलेक्ट करूँ और यहाँ से मैं कंट्रोल डी प्रेस कर सकता हूँ। राइट,
बहुत ही सिंपल है, कंट्रोल डी से फ्लैश फिल हो चुका है। अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन होगा, भाई ये तो हम वर्टिकली डाटा को फिल कर रहे हैं, लेट्स से मेरे को लाइक हॉरिजॉन्टली डाटा को फिल करना है, तो मैं कैसे करूँगा? तो अगेन सिमिलर, कंट्रोल शिफ्ट एरो की मैंने प्रेस करा और यहाँ पे कंट्रोल डी की जगह हम कंट्रोल आर का यूज़ करेंगे। राइट, आप नोट डाउन कर सकते हो। उस केस में हम कंट्रोल डी का यूज़ कर रहे थे वर्टिकल के केस में। हॉरिजॉन्टल फिल करना है हमें डाटा को, तो हम कंट्रोल आर का यूज़ करेंगे। ऑल राइट, अब लेट्स से यहाँ पे हम सिंगल सिंगल कॉलम कर रहे हैं, आपके दिमाग में आया कि नहीं भाई मैं मल्टीपल कॉलम में फिल करना चाहता हूँ, तो आप ऐसे जो भी लास्ट वैल्यू है, यहाँ पे कोई फॉर्मूला हो सकता है या कोई वैल्यू हो सकती है, ये क्या करेगा, सेम पैटर्न को नीचे कॉपी कर देगा। अब पैटर्न में वैल्यू भी हो सकती है, अगर फॉर्मूला है तो ये फॉर्मूला का यूज़ करके जो भी वैल्यू इसको आउटपुट में मिलेगी उसका यूज़ कर सकता है। तो इस तरीके से हम मल्टीपल कॉलम्स को भी ड्रैग कर सकते हैं। नॉर्मल केस में आप क्या करोगे, ड्रैग करोगे। अब ये ड्रैग करते रह जाओगे, अगर एंट्रीज 20,000 है, 30,000 है, तो उस केस में आप सिंपल कंट्रोल डी का यूज़ कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल शिफ्ट एंड एरोज कीज एंड ऑल्सो कंट्रोल प्लस एरो कीज। तो यहाँ पे हमारे पास एक और टॉपिक हो चुका है। अब एक और टॉपिक है ऑल्ट का यूज़ करना। जैसे आपने देखा था मैं फ़िल्टर बहुत तेज़ी से लगा रहा था, मैं वापस इसमें जाऊँ तो पहले फ़िल्टर लगा हुआ है, मैं इसको हटा देता हूँ। तो मैंने बहुत ही स्पीड में फ़िल्टर को हटा दिया। नॉर्मल प्रोसेस में आप क्या करोगे, यहाँ जाओगे सॉर्ट एंड फ़िल्टर पे जाओगे, फिर फ़िल्टर पे क्लिक करोगे। लेकिन इसी को फास्ट करने के लिए अगेन आपको एक बार में इतनी स्पीड नहीं आएगी, आपको डेली इसको यूज़ में लाना होगा। तो एक तो होता है कि शॉर्टकट यूज़ कर लो आप, कि फ़िल्टर लगाने और फ़िल्टर हटाने का शॉर्टकट क्या है, वो भी यूज़ कर सकते हो। दूसरा है ऑल्ट दबाओगे, अब हमें ऐसे हम मूव कर सकते हैं मेन्यू में। तो यहाँ पे देखोगे ऑल्ट के साथ अगर मैं एच प्रेस करता हूँ तो होम में आ जाऊँगा, एन प्रेस करता हूँ तो इंसर्ट में, एंड ए प्रेस करता हूँ तो डाटा में आ जाऊँगा। तो आप देख सकते हो हर एक के सामने एक, तो इनिशियल स्टेज में आपको ये देखने का की ज़रूरत हो सकती है कि नहीं भाई ऑल्ट के बाद मेरे को एच प्रेस करना है और फिर मेरे को एस दबाना है फिल्टर के लिए। लेकिन जैसे ही आप मल्टीपल टाइम्स इसको प्रैक्टिस कर लोगे तो आपकी उंगलियां अपने आप काम करने लग जाएंगी। आपको सोचने से पहले ही आपकी उंगलियां इनको टाइप कर देंगी। राइट, जैसे अभी मैंने करा। तो ये एक तरीका हो गया ऑल्ट का यूज़ करने का। आपको याद होगा हमने रिमूव डुप्लीकेट्स करा था, सिमिलर हम यहाँ पे कर सकते हैं। ऑल्ट ए के बाद आप देख सकते हो रिमूव डुप्लीकेट्स हमारा एम है, तो मैं यहाँ पे एम दबाऊंगा और इसको ओके कर देंगे हम। तो जितने भी डुप्लीकेट्स थे वो रिमूव हो चुके हैं। तो ये कुछ इस तरीके से आप ऑल्ट का यूज़ कर सकते हो मूव होने के लिए। अब कॉपी पेस्ट एक्सेल में बहुत ज़्यादा होता है और वो बहुत ही फ्रिक्वेंटली होता है। एक तरीका भाई मैंने कंट्रोल सी करा और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर दिया, सिमिलर पेस्ट हो गया। दूसरा है भाई कंट्रोल सी करा, यहाँ पे मैं गया और यहाँ पे मैंने कंट्रोल ऑल्ट एंड वी प्रेस करा। अब यहाँ पे आप देखोगे तो मैं फॉर्मूला पेस्ट कर सकता हूँ, वैल्यूज पेस्ट कर सकता हूँ, फॉर्मेट्स पेस्ट कर सकता हूँ। तो सिंपल, अगर आपको वैल्यूज चाहिए आप यहाँ पे वैल्यूज पेस्ट कर दो, तो यहाँ पे जितनी भी फॉर्मेटिंग थी जैसे हाईलाइट हुआ था वो यहाँ पे नहीं आएगा, राइट। लेकिन वैल्यूज में एक दिक्कत होती है कि भाई वो नंबर फॉर्मेट को कॉपी नहीं करते यहाँ पे। तो आप देख सकते हो इसने कॉपी कर लिया, लेकिन डेट के केस में क्या करेगा वो, उसकी इंटीजर वैल्यू को आपको प्रोवाइड कर देगा। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट वी दबाओ और यहाँ पे वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट है, इसको आप क्लिक कर लो। तो इसमें क्या करेगा, ये नंबर फॉर्मेट को भी कॉपी करेगा साथ में। अब तो ये कंट्रोल ऑल्ट भी बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज होता है एक्सेल में, क्योंकि कॉपी पेस्ट आप जहाँ पे भी जाओगे एक्सेल में डाटा इधर से उधर करने के लिए हम कॉपी पेस्ट यूज करते ही करते हैं। तो कॉपी पेस्ट अगर आप इस तरीके से यूज कर रहे हो तो ज़्यादा बेटर है। ऑल राइट गाइस, तो हम अगर लेट्स से हमें ये कॉपी पेस्ट करना है, लेट्स से मैं यहाँ से ये उठाता हूँ और यहाँ पे नॉर्मल पेस्ट करता हूँ पहले। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ एरर आ रहा है बिकॉज रेफरेंसिंग नहीं हो पा रही है। अगर मैं इसी को कंट्रोल ऑल्ट वी करता हूँ और वैल्यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ आ गए लेकिन फॉर्मेटिंग नहीं आई, जैसा कि आप देख सकते हो। तो अगर यहाँ पे आप नंबर फॉर्मेट एंड वैल्यू सेलेक्ट करते हो तो वो सही से पेस्ट करेगा। तो ठीक है, मैं ये कर देता हूँ। अब दोबारा इसी पे मैं कंट्रोल ऑल्ट वी करूँगा
एंड इंस्टेड ऑफ वैल्यूज़ इस बार मैं फॉर्मेट्स पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वैल्यूज़ भी आ चुकी है एंड फॉर्मेट्स भी आ चुका है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप कंट्रोल ऑल्ट वी का यूज़ कर सकते हो एंड पेस्ट सही तरीके से कर सकते हो। ऑल राइट, हमारा ये टॉपिक भी हो चुका है तो मैं इसको भी टिक मार्क कर देता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम टास्क शीट 1 में जाए तो हमने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए अभी तक। अब हम टास्क शीट 2 पे चलते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है यूजिंग फॉर्मूला सेपरेट लास्ट नेम फर्स्ट नेम एंड देन जॉइन द नेम्स अगेन इन प्रॉपर ऑर्डर। और अगर आपने यहाँ पे ध्यान से देखा होगा तो एक हेल्पर भी है। अब हेल्पर यहाँ पे क्या करेगा, इस कॉलम में आप क्या कर सकते हो, एक्स्ट्रा स्पेसेस है उनको रिमूव कर सकते हो। तो एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव करने के लिए ट्रिम का यूज़। तो कभी भी आप स्ट्रिंग पे कोई ऑपरेशन कर रहे हो तो उसमें अगर आप एक्स्ट्रा स्पेस हटा देते हो तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो मैंने यहाँ पे ट्रिम कर दिया इसको। तो आप देख सकते हो इसमें क्या है, लास्ट नेम एंड फर्स्ट नेम है, जैसे माइकल हिल है। अ, हमें क्या चाहिए, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो एक तरह से हमें उल्टा करना है। तो हम क्या करते हैं, पहले लास्ट नेम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, लेफ़्ट का यूज़ करेंगे। लेफ़्ट हमारा टेक्स्ट क्या है, हेल्पर फंक्शन में जो हमने स्पेस हटा दिया है। एंड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के लिए हम फाइंड करेंगे कब तक चाहिए हमें। तो फाइंड टेक्स्ट अगेन स्पेस तक। जैसा कि आप नोटिस भी कर रहे होगे, स्पेस तक अगर हम काउंट करते हैं तो वो हमें फर्स्ट लास्ट नेम रिटर्न कर देगा, राइट। तो मैं यहाँ पे स्पेस तक ले लेता हूँ, विद इन टेक्स्ट अगेन यही, और मैं एंटर करता हूँ। तो आप देख सकते हो कैंपवेल आ गया हमारे पास। अब मैं इसी को ड्रैग कर देता हूँ। ओके, अब हमें फर्स्ट नेम फाइंड आउट करना है। फर्स्ट नेम हमें दिख रहा है राइट से, तो मैं राइट का यूज़ करूँगा यहाँ पे। टेक्स्ट ये रहा हमारा। अब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हम यहाँ पे कैसे लाएंगे, तो हम यहाँ पे लेंथ फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। जो इसकी लेंथ है माइनस अगेन सेम स्पेस तक। फाइंड टेक्स्ट हमें स्पेस ढूंढना है फिर से। तो मैंने क्या करा, जो स्पेस तक जितने लेटर्स थे और उनको माइनस कर दिया जो इस स्ट्रिंग का टोटल लेंथ है उससे। विद इन टेक्स्ट में डाल देता हूँ सेम टेक्स्ट। एंड स्टार्ट नंबर की ज़रूरत है नहीं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डैनियल भी आ गया हमारे पास। फिर मैं यहाँ इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। तो आई होप आपको ये समझ आ रहा हो हम क्या कर रहे हैं। मैंने पहले लास्ट नेम निकाला, लास्ट नेम के लिए हमें स्पेस तक लेटर्स, अगर आप इसको देखोगे यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो जो स्पेस तक है वो हमारा लास्ट नेम है, राइट। स्पेस हमारा एक डिलीमीटर की तरह काम कर रहा है यहाँ पे। वैसे ही फर्स्ट नेम में क्या कर रहा है, टोटल लेंथ माइनस अगर हम स्पेस तक करेंगे तो हमारे पास लास्ट नेम आ जाएगा। तो ऐसे हमारे पास फर्स्ट नेम आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं इसको कॉन्केटनेट कर देते हैं। बहुत ही सिंपल है, कॉन्केटनेट आता होगा आपको। बीच में हम एक स्पेस डाल देते हैं फिर से एंड लास्ट नेम हो गया ये, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और ये हमारा कॉन्केटनेट हो गया। अब हम देखेंगे 10th क्वेश्चन। तो 10th क्वेश्चन में बोला है यूज टेक्स्ट टू कॉलम्स टू सेपरेट द स्ट्रिंग इनटू द रिस्पेक्टिव कॉलम्स। तो भाई ये स्ट्रिंग है, इनको रिस्पेक्टिव कॉलम्स में सेपरेट करना है। ठीक है, अब हम अगेन हम चाहे तो स्पेस माउस का यूज़ कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड से हम जा सकते हैं। ऑल्ट ए से हम डाटा में गए, टेक्स्ट टू कॉलम्स आपको दिख रहा है डाटा टूल्स में ई, तो हमने ई प्रेस करा। ठीक है, हम डिलिमिटेड पे आ गए। अब मैं नेक्स्ट प्रेस करूंगा, आप एंटर भी दबा सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ तो मैं माउस का यूज़ करूंगा। अब हम नीचे प्रीव्यू देख सकते हैं हम। तो ठीक है, पहला मेरे को कॉमा दिख रहा है तो मैं कॉमा सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, कॉमा के बेसिस पे अलग अलग हो गया। अब दूसरा मेरे को सेमी कॉलन दिख रहा है। ठीक है, मैंने सेमी कॉलन सेलेक्ट करा और आप देख सकते हो अ, सारे जो वैल्यूज़ है वो अलग अलग हो चुके हैं। तो मैं नेक्स्ट करता हूँ और डेस्टिनेशन सेलेक्ट करना है मेरे को, क्योंकि ओवरराइट कर देगा अगर मैं सही से डेस्टिनेशन सेलेक्ट नहीं करूँगा। तो मैंने डेस्टिनेशन सेलेक्ट करा एंड फिनिश कर दिया। डू यू वांट टू रिप्लेस इट, ओके। एंड ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। तो इस तरीके से हमने टेक्स्ट टू कॉलम्स का यूज़ करा और डाटा को सेपरेट कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th के बाद 11th कि भाई यूज़ रॉ सेल्स डाटा शीट फॉर दी बेलो टास्क। भाई हमें टोटल सेल्स निकालना है, टोटल सेल्स फॉर फर्नीचर निकालना है एंड टोटल सेल्स फॉर फर्नीचर इन ईस्ट रीजन। तो अगर हम टॉपिक्स में जाए तो आप ये कुछ देख सकते हो। यहाँ पे हम काउंट ए का पहले यूज़ कर चुके हैं,
तो मैं एक बार आपको फिर से ये दिखा देता हूँ। हम यहाँ पे सम का यूज़ करेंगे एंड देन इनमें डिफरेंस भी मैं आपको बता दूंगा। तो चलते हम टास्क शीट 2 पे, और यहाँ पे टोटल सेल्स निकालना है पहले तो टोटल सेल्स के लिए तो भाई सिंपल सम, और हमारा रॉ सेल्स डाटा में है, ये रहा हमारा टोटल सेल्स, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो भाई टोटल सेल्स तो बहुत ज़्यादा सिंपल था। अब टोटल सेल्स फॉर फर्नीचर निकालना हमें, तो हम इसके लिए क्या सम इफ यूज़ कर सकते हैं। कंडीशन आ गई कि भाई फर्नीचर का, तो इसके लिए हमें पहले रेंज देना है। अब आपको एक डिफरेंस यहाँ पे नोट करना होगा, तो मैं पहले इसमें रेंज दे देता हूँ, और यहाँ पे रेंज किसकी देनी है, कंडीशन की। जैसे ये कैटेगरी है तो इसकी रेंज दे दी मैंने। अब इसमें क्राइटेरिया क्या है, फर्नीचर होना चाहिए। कोई न्यूमेरिक क्राइटेरिया वो भी दे सकते हो आप। अब सम रेंज में हमारा क्या होगा, टोटल सेल्स होगा, ठीक है। और 15,875 का हमने टोटल सेल्स करा है फॉर फर्नीचर। अब ये कह रहा है टोटल सेल्स फॉर फर्नीचर इन ईस्ट रीजन, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें हमने सम इफ लगाया था, इसमें हम सम इफ्स लगा सकते हैं, मल्टीपल कंडीशंस, ठीक है। मैंने सम इफ सेलेक्ट कर लिया। अब आपको मैंने एक नोट करने के लिए कहा था डिफरेंस सम इफ एंड सम इफ्स में, कि इसमें पहले सम रेंज देना होता है, सम इफ में लास्ट में हम सम रेंज दे रहे थे। पहले हमने क्राइटेरिया रेंज दिया, फिर क्राइटेरिया दिया, उसके बाद हमने सम रेंज दिया, लेकिन इसमें पहले हम सम रेंज दे रहे हैं, किसका सम करना है। तो रो सेल्स डाटा में मैं फिर से जाता हूँ, सम हमें टोटल सेल्स का करना है, मैंने सेलेक्ट कर लिया। अगेन क्राइटेरिया हमारी फर्नीचर है पहले, तो मैं इसको सिलेक्ट करके फर्नीचर वैल्यू दे देता हूँ। अगर इसमें स्पेलिंग डिफरेंट होगा तो वो सही से पिक नहीं करेगा। अब क्राइटेरिया और 2 हो जाएगा हमारा, कौन से रीजन का चाहिए। तो एक बार मैं क्वेश्चन में देख लेता हूँ कौन सा रीजन चाहिए इसको। तो ये कह रहा है ईस्ट रीजन, ठीक है, मैं ईस्ट रीजन का दे देता हूँ भाई इसको। तो मैंने ईस्ट रीजन दे दिया, और ईस्ट रीजन में हमारी सेल्स है 4280। तो ये हो गया, हमने सम इफ देख लिया। अब बाकी इसमें आप टॉपिक्स में जाओगे तो हमारे पास सिमिलरली एवरेज है, एवरेज इफ है, और एवरेज इफ्स है। तो ये एग्जैक्ट सेम सिमिलर है, आप एवरेज निकाल सकते हो। अगर मैं रॉ सेल्स डाटा में ही आऊँ और मैं एवरेज फंक्शन का यूज़ करता हूँ, और हमने अगेन रेंज सेलेक्ट कर लिया, तो भाई इसका एवरेज आ गया। वैसे ही सिमिलरली आप एवरेज इफ से ये सिंगल कंडीशन दे के निकाल सकते हो। एवरेज इफ्स का यूज़ करोगे तो मल्टीपल कंडीशंस यूज प्रोवाइड करके आप एवरेज निकाल सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास काउंट। सिमिलरली काउंट में भी अ, हम काउंट निकाल सकते हैं। काउंट इफ में सिंगल कंडीशन, काउंट इफ्स में मल्टीपल कंडीशन। अब यहाँ पे दो चीज़ है, काउंट और काउंट ए का क्या मतलब है। अगर आपको याद होगा तो लास्ट टाइम मैंने काउंट ए का यूज़ करा था, इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे मैंने काउंट ए का यूज़ करा था। तो मैं यहाँ पे आपको काउंट और काउंट ए में डिफरेंस बता देता हूँ। तो अगर मैं काउंट लगाऊं इस वाले कॉलम पे, कस्टमर नेम पे, तो देखते हैं 0 आया, ठीक है। अगर मैं सिमिलरली काउंट ए लगाऊं उस पे, तो हमारे पास 31 आया। तो काउंट ए और काउंट में क्या डिफरेंस है भाई, ये न्यूमेरिक काउंट करेगा। अगर मैं वापस टोटल सेल्स पे काउंट लगाऊं, तो मैंने टोटल सेल्स पे काउंट लगाया और 30 आ गया, तो इसने हेडर को काउंट नहीं करा। आप देख सकते हो जितने भी न्यूमेरिक वैल्यूज है उनको काउंट करा इसने। अगेन यहाँ पे मैं काउंट ए फिर से लगाता हूँ टोटल सेल्स पे, तो 31। तो ये हेडर भी काउंट कर रहा है। तो अगेन नेम में इसने सारा काउंट कर रहा है, जितने भी स्ट्रिंग है, लेटर है, कुछ भी है, या फिर नंबर्स है, सिंबल्स है। तो अगर इन सबको काउंट करना है तो आप काउंट ए का यूज़ कर सकते हो, या फिर सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज़ को काउंट करना है तो आप काउंट का यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको डेफिनेशन जाननी है तो जब आप टाइप करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो, काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट कंटेन नंबर्स। तो आप देख सकते हो दैट कंटेन्स नंबर्स, और मैं यही काउंट ए पे जाऊँ तो काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी, जो एम्प्टी नहीं है। अब एम्प्टी नहीं में कोई सिंबल भी हो सकता है, लेटर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। अगेन आप और नीचे जाओगे तो ब्लैंक काउंट कर सकते हो। फिर काउंट इफ हमने देख लिया। फिर डी काउंट है हमारे पास, इसका क्या मतलब है ये भी आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो यहाँ से। तो यहाँ पे डेफिनेशंस भी है, अगर आप किसी भी फंक्शन का डेफिनेशन पढ़ना चाहते हो तो। ऑल राइट, तो हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो ये हमारा टॉपिक हो चुका है, हमने सारी चीज़ें इसमें कवर कर लिया। कॉन्केटनेट एंड ट्रिम भी हमने कवर कर लिया है, ठीक है। टेक्स्ट टू कॉलम्स हमने कर लिया है, डुप्लीकेट्स हमने रिमूव कर लिया है। हमारा डाटा वैलिडेशन रहता है, सॉर्ट एंड फिल्टर भी हमने कर लिया। तो अब हम डाटा वैलिडेशन देख लेते हैं। अगेन डाटा वैलिडेशन लास्ट क्वेश्चन है, तो एक तरह से हम इसको लास्ट में देखेंगे। पहले हम 11th के बाद 12th क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि ये है हमारा, ठीक है।
तो इसमें बोला गया इफ़ द परफॉर्मेंस स्कोर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 90 एंड कंडीशन यहाँ पे यूज़ हुई है एंड एक्सपीरियंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 गिव 10% बोनस इफ परफॉर्मेंस स्कोर इज ग्रेटर देन 70 एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 गिव 7% और या फिर अदर केसेस में गिव 3%। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे मल्टीपल इफ़ का यूज़ होगा, नेस्टेड इफ़ का यूज़ होगा, तो हम यूज़ कर लेते हैं। तो हमने पहला इफ़ यूज़ करा और आप देख सकते हो दो कंडीशन है और बीच में एंड का यूज़, मतलब दोनों फुलफिल होने चाहिए, तो मैं यहाँ पे एंड लगा देता हूँ। अब लॉजिक वन क्या है कि भाई ये जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 90 होना चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, ये है ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्सपीरियंस जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हम कितना देंगे, 10% बोनस देंगे। तो यहाँ पे मैं 10% का मतलब क्या है, 0.1, ठीक है। तो मैंने 0.1 दे दिया। अब वैल्यू इफ फॉल्स होगी तो हम फिर से कंडीशन चेक करेंगे, तो एक और एंड कंडीशन आ जाएंगी। अब लॉजिक टू क्या है, भाई 70 से ऊपर होना चाहिए, तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, इक्वल्स टू 70, ठीक है। अब लॉजिक टू क्या होना चाहिए, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 3, भाई एक्सपीरियंस 3 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। ये भी मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इस केस में क्या है, तो यहाँ पे हम मल्टीपल इफ़ लगा रहे थे जो कि मैंने नहीं लगाया, तो यहाँ पे एक और इफ़ लगाता हूँ मैं। हमने एंड को क्लोज कर दिया है। अब वैल्यू इफ़ ट्रू होगा तो हम कितना दे रहे हैं, 7%। 7% कितना होगा, 0.07, ठीक है। तो ये मैंने दे दिया। अब वैल्यू इफ़ फॉल्स, तो अदर केसेस में हम क्या दे रहे हैं, 3% दे रहे हैं, तो भाई 3% दे देते हैं, 0.03, ठीक है। तो ये हमने दे दिया। 7% हमें हमने पहले वाले को दिया है, अब ऐसे ही मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। तो इस केस में इसने दोनों कंडीशन फुलफिल करी है, तो 10%। अब बोनस अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए सिंपल हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा बोनस अमाउंट कैलकुलेट हो चुका है 3500। तो ये हमारा बोनस अमाउंट है। अगर आपको टोटल अमाउंट कैलकुलेट करना है तो एक और कॉलम क्रिएट करके इसका और इसका सम करोगे तो टोटल अमाउंट आ जाएगा। तो ये हमने नेस्टेड इफ का भी यूज़ कर लिया यहाँ पे। अब हम चलते 13th क्वेश्चन पे। 13th क्वेश्चन पे जाने से पहले एक बार हम देख लेते हैं अपने। तो हमने इफ़ का यूज़ कर लिया, नेस्टेड इफ का यूज़ कर लिया, इफ़ एन इफ़ एरर हम कर चुके हैं, तो मैं इसको टिक लगा दूंगा। लेफ्ट राइट मिड फाइंड लेन, ये हम सब कुछ यूज़ कर चुके हैं। हम मिड, हमने बस मिड का यूज़ नहीं करा है। तो मिड क्या करते हैं, किसी भी टेक्स्ट लेट से हमें इसमें मिड की वैल्यू कुछ फाइंड आउट करनी है। ये हमारा टेक्स्ट है, इसमें हमें 2 से 5 तक जो लेटर्स है वो फाइंड आउट करने हैं। तो इसने दे दिया 2 से 5 तक ये लेटर्स है। तो ऐसे अगर मैं 2 को 5 से 10 तक करूं तो जो भी लेटर्स होंगे वो मेरे सब स्ट्रिंग प्रोवाइड कर देगा हमें। तो इंडेक्स मैच ये इसने हमें ये प्रोवाइड कर दिया। तो ऐसे हम मिड का यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी टॉपिक हमारा हो चुका है। अब हम चलते हैं पाइवट टेबल एंड स्लाइसर्स पे। तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, यूज़ रो सेल्स डाटा। भाई रो सेल्स डाटा का यूज़ करना है, ठीक है। एंड क्रिएट पाइवट टेबल टू समराइज द डाटा एंड यूज स्लाइसर ऑन रीजन, ठीक है। तो हमने हमें एक समराइजेशन करनी है एंड रीजन पे हमने एक स्लाइसर भी लगाना है, ठीक है। सिंपल है। पहले तो मैं क्लीन अप कर देता हूँ जो हमने एक्स्ट्रा वैल्यूज लिखी थी यहाँ पे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगेन डाटा को हम सिलेक्ट करेंगे पहले और यहाँ पे इंसर्ट पे जाऊँगा मैं, पाइवट चार्ट एंड टेबल। पाइवट चार्ट एंड टेबल पे मैंने क्लिक करा। चार्ट को अभी हम डिलीट कर देते हैं। तो अब देखते हैं हम क्या क्या कर सकते हैं इसमें, कैसे एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ऑर्डर आईडी का मैं अगर काउंट लूँ, ठीक है, मैंने काउंट ले लिया। हम प्रोडक्ट डालता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखोगे काउंट की जगह ये सम कर रहा है। तो कभी भी हम ऑर्डर आईडी का तो हम सम करते नहीं है। तो मैं यहाँ पे वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में जाऊँगा और यहाँ पे काउंट कर दूंगा। तो भाई कैलकुलेटर का काउंट भी 3 है, डेस्क डेस्क चेयर का भी तीन है, डेस्क लैम्प का भी 3 है, हाईलाइटर का भी 3 है, लैपटॉप का भी 3 है। तो ये एक तरह से हमारे लिए बेनिफिशियल एनालिसिस नहीं है। तो ऐसे आपको देखना भी पड़ेगा कि क्या आपके लिए बेनिफिशियल है और क्या नहीं है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, आउट ऑफ 30 इलेक्ट्रॉनिक्स 12 है, फर्नीचर 9 है, स्टेशनरी 9 है। तो ये एक तरह से ये आपकी एनालिसिस हो गई, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी करते हैं। एक एनालिसिस मेरी ये हो गई। अब रो लेबल में मेरे को क्या डालना है कि हमने कैटेगरी का यूज़ करा है। ओके, अब हम इस पे चलते हैं। अब मैं ऑर्डर आईडी ना लेके टोटल सेल्स ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे टोटल सेल्स ले लिया। अब देख सकते हो
यहाँ पे आपको फर्नीचर में 9 ही वैल्यू थी, लेकिन सेल्स में वो वैल्यू चेंज हो गई। ठीक है, तो ये फिर से कैटेगरी, तो 9 ही ऑर्डर में फर्नीचर की सेल्स अलग है और स्टेशनरी की सेल्स अलग है। और ये लॉजिकल भी है क्योंकि स्टेशनरी के आइटम सस्ते होते हैं और फर्नीचर के आइटम्स महंगे होते हैं। तो ये दो चीज़ जो हो गई। अब ठीक है, मैं वापस इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे लगाते हैं। तो ऐसे करके आप मल्टीपल चीज़ें जो भी आपको प्रेजेंट करना है वो कर सकते हो। अगेन इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है कि भाई ये करेक्ट आंसर है, ये रॉन्ग आंसर है, नहीं। ये आपके इमेजिनेशन पे है, आपके प्रेजेंटेशन पे है कि आप इसको कैसे प्रेजेंट करते हो। जैसे कैटेगरी हो गई, ठीक है, क्वांटिटी है हमारे पास, मैं ये डाल सकता हूँ। हमारे पास रीज़न है, फिर हमारे पास कस्टमर नेम भी है। तो भाई कैटेगरी के अंदर अगर मैं प्रोडक्ट डालूँ तो देखते हैं क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आप देख सकते हो कैलकुलेटर, लैपटॉप, माउस, उसकी सेल्स आ गई हमारे पास। ठीक है, अब जैसे हमें स्लाइसर इनपुट करने को कहा था, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्लाइसर इनपुट कर देता हूँ। जैसे मैं चाहूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो स्लाइसर, ठीक है। और यहाँ पे आप पाइवट टेबल एनालाइज में जाओगे तो यहाँ से भी आप स्लाइसर इंसर्ट कर सकते हो। तो मेरे को स्लाइसर किस पे इंसर्ट करना है, रीजन पे, तो मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखो, अब हमने एक फर्नीचर का निकाला था, आपको अगर याद होगा, ईस्ट रीजन का। तो मैं अगर जाऊँ तो फर्नीचर की ईस्ट रीजन की सेल है 4280। चलो कंफर्म करते हैं इसको, क्या ये करेक्ट है या रॉन्ग है। तो आप देख सकते हो फर्नीचर की ईस्ट रीजन की सेल है 4280। तो ये एकदम करेक्ट आंसर था हमारा। अब मैं टेबल को नेम भी दे देता हूँ, ठीक है। तो ये अगेन आपके ऊपर है, आप कैसे इसको कर सकते हो। नॉर्थ का वैसे मैं देख सकता हूँ, फिर साउथ का देख सकता हूँ। तो ये बहुत ही छोटा डाटा सेट है, तो इसमें इतना कुछ हमें पता नहीं लगेगा। बट स्टिल, आप अगर, ये टोटली आपके ऊपर है, आप इसको कैसे यूज़ करते हो, राइट। अगर मैं यहाँ पे रीज़न लूँ, ठीक है, रीज़न कैटेगरी, तो ईस्ट में इलेक्ट्रॉनिक, और इसमें मैं कैटेगरी की जगह प्रोडक्ट ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास ईस्ट में कौन से प्रोडक्ट्स बिके हैं और उनकी सेल्स कितनी है, ये वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से आप पाइवट का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है क्रिएट अ चार्ट ऑफ द समराइज डाटा। तो हमें चार्ट क्रिएट करने को कह रहा है, ठीक है भाई, कर देते हैं। वापस चलते हैं पाइवट समरी में, और हम एक काम करते हैं, ये जो डाटा है इसका हम क्या कर सकते हैं, पाई चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। आप रिकमेंडेड चार्ट पे भी क्लिक करोगे तो इसे कॉलम चार्ट बता रहा है, फिर आप देखोगे इधर पाई चार्ट है। तो मैं पाई चार्ट इसका क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैं पाई चार्ट पे जाऊँगा और एक पाई चार्ट मैंने इंसर्ट कर दिया, ठीक है। सम ऑफ टोटल सेल्स है, यहाँ पे टोटल है, तो इसकी नेमिंग भी हमें इम्पोर्टेंट है कि नेम सही से देना है। तो ये है टोटल सेल्स बाय कैटेगरी। अगेन आप इसको अपने हिसाब से इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो फिल में क्या देना है, जैसे वाइट कलर है तो आप वाइट दो। तो ये आपके ऊपर है, आप इसकी फॉर्मेटिंग कैसे। मेन है यहाँ पे, जो मेन चीज़ें मैं करता हूँ वो है डाटा लेबल्स को ऐड करना। अगेन आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो लेबल ऑप्शन दिख रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है। लेबल ऑप्शन में मैं गया, वैल्यूज़ हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है पाई चार्ट में, तो मैं यहाँ पे परसेंटेज कर दूंगा, ठीक है। तो ये 67 आ गया परसेंट, वैसे इसको भी 67, या फिर जो भी उसका परसेंट होगा, और इसको भी वैल्यू हटा के परसेंटेज। अब ये हार्डली मेरे को विजिबल है तो मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ। अब मैं आउटलाइन और फिल, तो इसमें मैं वाइट फिलिंग कर देता हूँ ताकि ये मेरे को दिख सके। तो आप देख सकते हो इस तरीके से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो। अगेन ये पूरा आपके ऊपर है, आप इसे कैसे करते हो। बट यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, जब आप किसी पे भी डबल क्लिक करोगे तो इसके ऑप्शंस आ जाएंगे यहाँ पे आपके पास, और उस हिसाब से आप इसको फॉर्मेटिंग कर सकते हो। तो ये तो एक हमने इंसर्ट कर दिया। लेट्स सी हम दूसरा भी इंसर्ट करना चाहते हैं। तो जैसे ये मेरे पास टेबल था, ठीक है, क्या हम प्राइस पर यूनिट ले ले, ठीक है, सम ऑफ प्राइस पर यूनिट। अब ये क्या है, 15 है। अगर मैं इस पर फर्दर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो प्राइस पर यूनिट 15 है, क्वांटिटी 18 है, और टोटल सेल्स हमारी ये आ रही है 270। तो ऐसे आप डबल क्लिक करके फर्दर वेरीफाई भी कर सकते हो। अब मैं वापस इसको डिलीट करके प्राइवेट समरी में आऊँ, तो ये हमारे पास वैल्यूज़ है कुछ। अब मैं इसको इंसर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है।
अगेन पाइवट डिजाइन में जाके मैं सब टोटल्स हटा सकता हूँ, डू नॉट शो सब टोटल्स। तो सब टोटल्स हट चुकी है। अब ये आपके ऊपर है, आपको सब टोटल्स रखना है कि नहीं। अब मैं इंसर्ट पे जाऊंगा, रिकमेंडेड चार्ट। इसमें हम कॉम्बो यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हमारे पास डबल वो हो, और हम सेकेंडरी एक्सेस में प्राइस पर यूनिट को रख सकते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस साइड हमारे पास क्या है, सम ऑफ टोटल सेल्स है, और इसमें है सम ऑफ प्राइस पर यूनिट। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों आ चुका है, और मैं इसको इंसर्ट करता हूँ। अगेन आप नेमिंग वगैरह आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो साउथ रीजन में आप देख सकते हो लैपटॉप है, लैपटॉप की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है, सेल्स भी और प्राइस पर यूनिट भी। अगेन आप डाटा लेबल्स इसमें ऐड कर सकते हो, टोटली अप टू यू। तो यहाँ पे एंड ये काइंड ऑफ आपको ये भी शो कर रहा है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिन आइटम्स के प्राइस ज़्यादा है उनकी सेल्स भी ज़्यादा है। अगेन ट्रू नहीं है, एकदम ट्रू नहीं है, बट वन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको ये दिख रहा है। तो ये हमने कुछ समराइज करा है डाटा को, जिसमें हमारे पास अ, पहले इनिशियल कुछ टोटल है। अगेन हम टोटल सेल्स और टोटल काउंट भी हम, जैसे ये है, इसको बड़ा बड़ा भी दिखा सकते हैं। तो अगेन ये आपके ऊपर है, आप कैसे विजुलाइज करते हो इसको। फिर चार्ट के कुछ कॉम्बिनेशन है, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया है, आप अपने हिसाब से चार्ट रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगा सकते हो। तो हमारे पास 13-14 हमने ये दो क्वेश्चन भी कर लिया है। नेक्स्ट है इंसर्ट करेंट डेट एंड टाइम एंड सेपरेट इट यूजिंग फॉर्मूला। तो करेंट डेट एंड टाइम हम दो तरीके से लगा सकते हैं। पहला तो है टुडे। अब टुडे की लिमिटेशन ये है कि टुडे में हम टाइम नहीं, जब हम टुडे का यूज़ करते हैं तो उसमें टाइम नहीं होता है। तो हम टुडे की जगह हम नाउ का यूज़ करेंगे। अगर अगेन मैंने फंक्शन पैरेंथेसिस नहीं लगाया यहाँ पे, तो मैं पैरेंथेसिस लगा देता हूँ। तो आप देख सकते हो डेट एंड टाइम दोनों आ चुका है हमारे पास। अब यहाँ पे डेट अलग करना है, टाइम अलग करना है, और अगेन यूजिंग फॉर्मूला करना है। तो ये कैसे करेंगे हम। अगर मैं इंट का यूज़ करूँ तो इसके इंटीजर वैल्यू आ जाएगी, राइट। डेट जब भी होता है तो कुछ इस फॉर्मेट में होता है, 43562 पॉइंट समथिंग। तो ये जो आपका डेसिमल से पहले वाला पार्ट है वो आपका डेट है, और जो डेसिमल के बाद वाला पार्ट है वो आपका टाइम है। तो इस फॉर्मेट में डेट एंड टाइम होता है कभी भी। अगर इसी को मैं यहाँ पे कस्टम की जगह नंबर करूँ तो आप देख सकते हो ये आपका डेट हो गया और ये आपका टाइम हो गया। तो अगर हमें टाइम को सेपरेट करना है तो आप समझ गए होगे, टोटल में से जो हमारे पास टोटल है उसमें से मैं इसका इंटीजर पार्ट हटा दूंगा, तो डेसिमल पार्ट आ जाएगा हमारे पास, जो कि क्या होगा, टाइम होगा। तो हमने डेट एंड टाइम को भी सेपरेट कर दिया है, और ये क्वेश्चन भी हो चुका है। नेक्स्ट हम चलते हैं, यूज डाटा वैलिडेशन टू क्रिएट ड्रॉप डाउन हैविंग ओनली टू ऑप्शन पास एंड फेल। तो भाई हमने इतने क्वेश्चन सॉल्व करे, आपने भी करे होंगे। तो अगर हमें एक ऐसी सेल बनाना है जिसमें सिर्फ पास और फेल का ही ऑप्शन हो, तो वो कैसे क्रिएट करेंगे। तो भाई फिर से डाटा वैलिडेशन में जाना है, आप कीबोर्ड शॉर्टकट्स का यूज़ कर सकते हो जाने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो ये रहा डाटा वैलिडेशन। यहाँ पे मैं गया, डाटा वैलिडेशन पे गया। अब हमें क्या चाहिए होगा, एक लिस्ट भी चाहिए होगी, लिस्ट चाहिए, राइट। तो मैं लिस्ट यहाँ पे भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। आप क्या कर सकते हो, एक हेल्पर शीट बना सकते हो इसके लिए, ठीक है, जिसको आप हाइड कर सकते हो। तो जितने भी डाटा वैलिडेशन वाले पार्ट होंगे आप उस हेल्पर शीट में रख सकते हो, और उस शीट को आप हाइड कर सकते हो। तो हमने लिस्ट सेलेक्ट कर लिया, लिस्ट का सोर्स क्या होगा वो आप हेल्पर शीट से आप सिलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे अब आप, मैं यहाँ पे देखूंगा तो पास या फेल में से कोई एक सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैंने लिमिट कर दिया इस सेल में क्या क्या वैल्यू जा सकती है। अगर लेट से मैं यहाँ पे हेलो टाइप करता हूँ तो ये इनवैलिड बता देगा। अब ये रिट्राई करने को कह रहा है, तो मैं वापस से इसमें फेल वैल्यू आ गई है, लेकिन हमने सब सॉल्व कर दिया तो हम पास। तो इस तरीके से आप डाटा वैलिडेशन का यूज़ कर सकते हो। अब डाटा वैलिडेशन में फर्दर कौन कौन से वैलिडेशन है, तो ये तो एक लिस्ट का यूज़ कर लिया हमने। अब आप यहाँ पे लगा सकते हो कि भाई पहला तो है एनी वैल्यू, कुछ भी वैल्यू हो, तो ये किसी हेल्पफुल नहीं होगा और हम इतना यूज़ भी नहीं करेंगे। फिर हो गया होल नंबर होना चाहिए, फिर हो गया डेसिमल। अब किसी कॉलम में सेल में आपको सिर्फ डेट चाहिए, तो यहाँ से आप डेट सेलेक्ट कर सकते हो। फिर टाइम हो गया। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट लेंथ पे भी लगा सकते हो कि भाई मिनिमम इतना टेक्स्ट लेंथ होना चाहिए और मैक्सिमम इतना। तो इस तरीके से आप वैलिडेशन क्राइटेरिया लगा सकते हो। अब इनपुट मैसेज, वापस से मैं इसको लिस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब इनपुट मैसेज आप देख सकते हो कि भाई
जब इस सेल को मैं सिलेक्ट करूँगा तो क्या आना चाहिए, तो मैं यहाँ पे पूछ लेता हूँ। टाइटल ही रखते हैं हम, इनपुट मैसेज सेम ही कर देता हूँ मैं। कोई ज़रूरत नहीं है। फिर एरर अलर्ट बाय डिफ़ॉल्ट भी होता है, और आप यहाँ से वार्निंग दे सकते हो, स्टॉप कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो। तो ठीक है, एक बार और फिर से मैं ट्राई करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे आ गया आर यू पास, और फिर तो यहाँ पे ये सिलेक्ट करना है मेरे को। तो ये हो गया हमारे पास एक तरीका। अब डाटा वैलिडेशन, और आप अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ पे मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा रखी है। जैसे ही मैं टिक करता हूँ वो ग्रीन हो जाता है। तो मैंने डाटा वैलिडेशन कर लिया, मैं इसको टिक कर दूंगा, ये ग्रीन हो जाएगा, राइट। पाइवट टेबल एंड स्लाइसर्स का हमने यूज़ कर लिया, तो इसको भी हम ग्रीन कर देंगे। अब चार्ट विजुअलाइजेशन, पाई चार्ट, बार चार्ट, कॉम्बो चार्ट, अगेन ये आप देख सकते हो यहाँ पे सारे ऑप्शंस है। ये विजुअलाइजेशन वाला पार्ट एकदम आपके ऊपर है कि आप कैसे ये लाइन चार्ट, पार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, जितने भी तरह के चार्ट है ये आप यहाँ से देख सकते हो। अब है फ्रीज पेन्स एंड मैक्रो। तो भाई मैक्रो का यूज़ क्या होता है, रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट करना। जैसे आपका कोई टास्क है जो आप बार बार सेम टास्क कर रहे हो, एक रिपोर्ट है उससे एक पाइवट चार्ट क्रिएट कर रहे हो, सेम ही है मतलब। जैसे ये हमने क्रिएट करा, तो आप क्या करोगे, रिकॉर्ड मैक्रो करोगे और इनको रिकॉर्ड कर लोगे इन स्टेप्स को। तो अगली बार क्या होगा, सेम डाटा आप इस शीट में आपने डाटा डाला और मैक्रो को रन कर दिया, तो क्या होगा, ये ऑटोमेट कर देगा इसको, आपके डैशबोर्ड को बनाने को। ठीक है, तो ये एक तरह से आप ऑटोमेट कर सकते हो यूजिंग मैक्रो। अब मैक्रो कहाँ होगा, आपका डेवलपर टैब में होगा। ठीक है, यहाँ से मैं पहले पाइवट के ऑप्शन डाल देता हूँ, और डेवलपर टैब आपको अनेबल करना होता है ऑप्शंस में जाके। ठीक है, ऑप्शन में गए, कस्टमाइज रिबन आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप डेवलपर टैब को अनेबल कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने डेवलपर टैब अनेबल करा, आपको मैक्रोज, रिकॉर्ड मैक्रो, ये ऑप्शंस आपके पास आ गए। अगर आप व्यू में जाओगे तो यहाँ से भी आप रिकॉर्ड मैक्रो कर सकते हो। अगेन मैं व्यू में आपको बता रहा था दूसरा वो करने के लिए, जैसे मेरे को नेम और रीज़न चाहिए। अगेन यहाँ पे डाटा सेट बहुत ही कम है, बट लेट्स से कॉलम्स 50-60 कॉलम्स है, और डाटा एंट्रीज आपके पास 70,000 80,000 है, तो आप फ्रीज कर सकते हो। इसमें क्या होता है, अगर मैं या तो टॉप रो को फ्रीज कर सकता हूँ, या फर्स्ट कॉलम को, या फिर जिस सेल में हूँ उसके ऊपर और साइड वाले या लेफ्ट साइड के कॉलम या रोज को मैं फ्रीज कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे फ्रीज पिन्स का यूज़ करूँगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये फ्रीज हो चुके हैं। अब ये हेल्पफुल तब होते हैं जब बहुत सारे रोज हो और मेरे को हेडर्स देखना हो कि भाई क्वांटिटी वाला कौन सा है, प्राइस पर यूनिट वाला कौन सा है। और अगेन मैं इधर जा रहा हूँ तो मेरे को नेम देखना है कि किस नेम के अगेंस्ट कौन सी वैल्यू है। तो इसमें मैं फ्रीज का यूज़ कर सकता हूँ, फ्रीज पेन्स का। ऑल राइट गाइस, ये भी हो चुका है। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं एक्सेल बेसिक्स लास्ट में इसलिए कवर कर रहा हूँ कि बेसिक्स थोड़ा बोरिंग हो सकता है, हो जाता है, और बेसिक्स में इतना कुछ है भी नहीं। हमारे पास होम टैब है जिसमें हम फॉन्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, अलाइनमेंट कर सकते हैं। फिर हमारे पास, हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग देख लिया है, और उसके अलावा हमारे पास शॉर्ट एंड फिल्टर है, और फाइल अगेन हम सेव कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, ये सब आपको आता ही है। शीट हम क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से प्लस पे क्लिक करूँगा तो शीट क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो वापस हम अगर इंसर्ट में जाए तो यहाँ से मैं टेबल इंसर्ट कर सकता हूँ, फॉर्म इंसर्ट कर सकता हूँ, शेप्स इंसर्ट कर सकता हूँ। तो नेम में ही है, बस आपको एक्सप्लोर करना है कि कौन सी चीज़ें कहाँ हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको बता दी, बट यहाँ पे आप चेक बॉक्स देख सकते हो, जैसे मैंने चेक बॉक्स यूज़ करा है, और मैं यहाँ पे आप इसकी वैल्यू भी देख सकते हो। तो मैं अनटिक करता हूँ तो वैल्यू फॉल्स है, जैसे ही मैं टिक करता हूँ वैल्यू ट्रू हो गई। पेज लेआउट सेट कर सकता हूँ मैं, अगर प्रिंट वगैरह करना हो, मार्जिन्स वगैरह, तो यहाँ से कर सकते हैं। फार्मूलाज का हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं। आपने देखा होगा पूरे वीडियो में हमने फार्मूला टैब का यूज़ नहीं करा है, बट अगेन आपको एक्सप्लोर करना हो फार्मूला की लॉजिकल फार्मूले कौन से हैं, टेक्स्ट से रिलेटेड कौन से हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हो। डाटा टैब में हमारे पास डाटा टूल्स है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट एंड फिल्टर तो है ही, यहाँ से आप एडवांस शॉर्ट यूज़ कर सकते हो, और फिल्टर भी है। बट यहाँ पे आप देख सकते हो टेक्स्ट टू कॉलम्स हमने यूज़ करा, फिर रिमूव डुप्लीकेट्स करा, डाटा वैलिडेशन करा। अगेन फर्दर बहुत सारे फॉरकास्ट है, ग्रुप अनग्रुप है, ये सब आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो यहाँ से फ्रॉम टेक्स्ट, CSV, ये ऑप्शंस यूज़ कर सकते हो। फिर हम रिव्यू पे चलते हैं। अगेन रिव्यू का हम इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते डे टू डे लाइफ में, लेकिन यहाँ पे आपको अगर शीट को प्रोटेक्ट करना हो या वर्कबुक को प्रोटेक्ट करना हो तो आप रिव्यू में से कर सकते हो। फिर हमारे पास व्यू आ गया।
व्यू में हम मैक्रो कर सकते हैं, और दूसरा है हम फ्रीज अनफ्रीज कर सकते हैं पिन्स को, जो कि हमने करा। डेवलपर टैब में आप अगेन मैक्रो कर सकते हो, विजुअल बेसिक का यूज़ करके खुद से लिख भी सकते हो, या फिर रिकॉर्डेड मैक्रो में आपको एडजस्टमेंट करनी है, एडिट करना है कुछ, तो यहाँ पे विजुअल बेसिक ऑप्शन में जाके आप वो कर सकते हो। अगेन अब हेल्प पे आ गए हम, तो हेल्प में इतना कुछ है नहीं। तो ये आपके एक्सेल बेसिक्स हो गए। अगेन यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक है, बहुत कुछ है, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट है, जो फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं या फिर जो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, वो सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। अब आपको प्रैक्टिस करना है, और आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही हेल्पफुल होगा आपके पास। आपको मल्टीपल टाइम्स वीडियोस देखनी है, आप देख सकते हो, लेकिन जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ये शीट आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप खुद से सॉल्व करो इसको। 2 बार करना है 2 बार करो, 3 बार करना है 3 बार करो, खुद से क्वेश्चन क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हो आप। तो ऑल राइट गाइज, कीप प्रैक्टिसिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव नाइस डे, बाय बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।